तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा लोक सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है अप्रैल में। उसके सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। तो इस हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं, ये 8वां है। चलिए देर न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अत्यधिक सशक्त संबद्धता है? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अधिक सशक्त संबद्धता है? आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपने सही सोचा है। इसमें जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो वायु प्रदूषक है ना, CO, इसका जो वायु प्रदूषक है कि मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अत्यधिक सहसंबद्धता दिखाई देती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक व छात्र आपस में सहभागी होते हैं तथा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? तो दोस्तों, ऐसे वातावरण में आपका जो ऑप्शन है स्मरण स्तर, दूसरा ऑप्शन है अवबोध स्तर, तीसरा ऑप्शन है विमर्शी स्तर और चौथा ऑप्शन है स्वायत्त विकास स्तर। तो आपने सही सोचा है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा सी होगा, विमर्श स्तर यानी डिस्कशन या डिस्कर्सिव जो मेथड है वो ज्यादा प्रकार से अच्छा होगा। तो कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में विमर्शी स्तर का शिक्षण सहायक होगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कक्षा का मुक्त वातावरण छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पनाशीलता को या कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। तो जो कक्षा का मुक्त वातावरण है ये छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बाद में छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें छात्र और अध्यापकों के मध्य समन्वय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी देखने को मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्रिएटिव इवैल्यूएशन है उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण पैदा करना, यानी उनका जो लर्निंग जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करना, और तीसरा जो ऑप्शन है छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, और चौथा ऑप्शन है शिक्षण की प्रभाविकता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। सही ऑप्शन क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। छात्रों के अधिगम यानी उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसके जो निष्पादन है या परफॉर्मेंस है उसको कहीं न कहीं एक्सेलरेट करना इसका रचनात्मक जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएटिव क्रिएटिव इवैल्यूएशन है उसका उद्देश्य होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण पैदा करना। रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है, जिससे उसको अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। उदाहरण के लिए परीक्षाओं और विभिन्न कार्यकलापों में के द्वारा छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन होता है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो परिमाणात्मक शोध प्रतिमान, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान यानी क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श यानी कौन से सैंपल्स को, क्वांटिटेटिव जो शोध है उसके अंतर्गत कौन से सैंपलिंग जो सिलेक्शन है उसको वरीयता दी जाती है? पहला है रैंडम रैंडम सैंपलिंग या जिसे हम साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं, दूसरा है स्तरीय यानी स्ट्रेटिफाइड, फिर है आनुपातिक यानी रेशियो सैंपलिंग, फिर स्नोबॉल सैंपलिंग और चौथा है व्यवस्थित यानी एक प्रकार से स्टैंडर्ड या सिस्टमेटाइज्ड जो सैंपलिंग होती है। तो ये आपके ऑप्शन है। इसमें से जो ना इसमें मिला के चुनना है। तो पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा ऑप्शन है ABE, तीसरा ऑप्शन है BCD, चौथा ऑप्शन है केवल CDE। तो जो बेसिकली क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव जो सैंपलिंग होती है, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है उसमें किस प्रकार की सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है? बेसिकली इसमें जो साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन यानी सिंपल रैंडमाइज्ड या रैंडम चीज़ों का उपयोग किया जाता है, रैंडम सैंपलिंग ली जाती है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरीय प्रतिचयन, और तीसरा है व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटाइज या जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं, सिस्टमेटाइज सैंपलिंग कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ABE होगा, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किसमें किया जाता है? कोडिंग शेड्यूल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन है विमर्श या डिस्कोर्स विश्लेषण, दूसरा है अलंकारिक विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है वृत्तांत विश्लेषण। सही ऑप्शन क्या होगा? विषय वस्तु विश्लेषण। तो कोडिंग शेड्यूल का उपयोग विषय वस्तु विश्लेषण में
किया जाता है। कोडिंग शेड्यूल का उपयोग विषय वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। दोस्तों, सामग्री विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला डाटा संग्रह उपकरण कोड बुक या कोडिंग योजना है। तो बेसिकली जो सामग्री विश्लेषण है उसमें जो उपयोग किया जाने वाला डाटा संग्रह उपकरण है वो कोड बुक या कोडिंग योजना है। गुणात्मक सामग्री विश्लेषण में कोडिंग के दौरान कोड बुक का निर्माण और सुधार किया जाता है, जबकि मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण में कोड बुक को विकसित करने और कोडिंग से पहले विश्वसनीयता और वैधता के लिए पूर्व परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसमें जो छठवां जो क्वेश्चन है तो आप अपनाइए, सी इसमें विकल्प सही होगा। छठवां क्वेश्चन है प्रतिचयन यानी वही सैंपलिंग कि उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होता है। पहला ऑप्शन है कोटा प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग, दूसरा है स्नोबॉल सैंपलिंग, तीसरा है सुविधाजनक सैंपलिंग और चौथा ऑप्शन है वेव सैंपलिंग। तो इसमें जो सुविधाजनक सैंपलिंग है ये सही ऑप्शन होगा। सुविधाजनक सैंपलिंग सही ऑप्शन होगा। तो सुविधाजनक जो सैंपलिंग होती है उसमें मात्र अपनी पहुंच के कारण ये है ना जो शोधकर्ता है कोई उपलब्ध होती है। यह प्रतिचयन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला है ना प्रतिचयन होता है, क्योंकि अपनी सुविधा से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बेसिकली सूची 1 में प्रदूषक दिए गए हैं और उनका जो स्रोत है उसको हमें मिलाना है। तो बेसिकली जो सीसा है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो पृथ्वी की सतह में कम मात्रा में पाया जाता है। पेंट में शीशे का उपयोग सुखाने में तेजी लाने, स्थायित्व बढ़ाने और जंग का कारण बनने वाली जो नमी है का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। तो शीशे का उपयोग पेंट में किया जाता है। तो ए का तीसरा ऑप्शन होगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ से काट सकते हैं। फिर पारा, तो बेसिकली जो पारा है प्राकृतिक रूप से ही पाया जाता है, रासायनिक तत्व है ये, जो कोयले के भंडार सहित पृथ्वी की सतह में चट्टानों में पाए जाने वाला तत्व है ये। कोयले और अन्य जीवाश्म जो ईंधन है पारा स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। तो पारा कहाँ पाया जाता है? कोयले में पाया जाता है। तो बी का 1 होगा। फिर है बेंजीन है। तो जो बेंजीन है ये पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में तथा धूम्रपान वाले पदार्थों में पाया जाता है। बेंजीन ये क्रूड ऑयल है, धूम्रपान वाले पदार्थों में पाया जाता है। तो सी का चौथा होगा ऑप्शन। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। जो कैडमियम है बेसिकली बैक्टीरियो में पाया जाने वाला तत्व होता है। अब भारत के शहरों में जो धुआं होता है मुख्यतः शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम, चौथा ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो भारत के शहरों में जो स्मॉग है मुख्यतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। स्मॉग प्रदूषण या जिसे हम धुआं प्रदूषण कहते हैं की एक अवस्था है ना, प्रदूषण की एक अवस्था है जो धुएं और कुहासे का मिश्रित रूप होता है। जो स्मॉग पोल्यूशन होता है ये धुएं यानी स्मॉग और या जो बेसिकली फॉग है और जो स्मॉग है का एक मिश्रित रूप होता है। ये धुएं और कुहासे का मिश्रित रूप होता है। गाड़ियों, औद्योगिक कारखानों एवं कृषि अवशेषों को जलाने से जो धुआं निकलता है वायु में मिश्रित होकर धुंध का रूप धारण कर लेता है। उल्लेखनीय है कि इससे भारत की राजधानी नई दिल्ली काफी प्रभावित है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन भारत के शहरों में जो धुआं होता है उसमें मुख्यतः शामिल होते हैं। फिर है 9वां क्वेश्चन। तो इसमें डैश सर्च मेथड डोमेन यूआरएल या होस्ट जैसी किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये फील्ड होगा। तो फील्ड सर्च मेथड डोमेन यूआरएल और होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? मिनी कंप्यूटर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो जो सबसे सर्वशक्तिशाली कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर ही सबसे सर्वशक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। वर्तमान में उपलब्ध सुपर जो कंप्यूटर है उसमें सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता एवं सबसे अधिक स्मृति वाला ये कंप्यूटर होता है बेसिकली। अब 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में पहला ऑप्शन है 10 की घाते 3 बाइट्स, दूसरा ऑप्शन है 10 की घाते 6 बाइट्स, तीसरा ऑप्शन है 10 की घाते 9 बाइट्स और चौथा ऑप्शन 10 की घाते 12 बाइट्स। तो 1 गीगाबाइट में 10 की घाते 9 बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 10 की घाते 9 बाइट्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? तो आउटपुट जो डिवाइस है उसमें पहला ऑप्शन है
माउस, स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर, चौथा ऑप्शन है कैमरा। तो आउटपुट डिवाइस का कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो स्पीकर, इससे हमें आउटपुट मिलता है ना, जो साउंड है ये आउटपुट के रूप में सामने आता है, जबकि जो माउस है, स्कैनर है, ये कहीं न कहीं इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। बाइनरी कोड में 7 जो संख्या 7 है, ये कैसे लिखी जाएगी? बाइनरी कोड में जो संख्या 7 है, ये कैसे लिखी जाएगी? तो बेसिकली अगर हमें कोई भी बाइनरी कोड ज्ञात करना है, तो उसमें हमें 2 का भाग देना होता है, और ये भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि भागफल बिल्कुल जो संख्या है भागफल से खत्म ना हो जाए, है ना? तो हम जो बाइनरी कोड ज्ञात करने के लिए बाइनरी संख्या में या संख्या में 2 का भाग देते हैं, और ये भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि भागफल जो संख्या है भागफल से खत्म ना हो जाए। तो जैसे 7 का हमें बाइनरी निकालना है, तो हमें 7 में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो जैसे 2 का भाग दिया, तो 2 दूनी 4, 6, तो 3 बचा, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 एक कम 2 आएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे। फिर अभी 1 बचा हुआ है, तो 2 का भाग देंगे, और फिर 1 आ जाएगा, और अब हम भाग नहीं दे सकते हैं, है ना? तो अब ये होगा, तो 1, 1, 1 ये सही ऑप्शन होगा। उत्तर क्या होगा? 1, 1, 1। तो 7 को कैसे लिखा जाएगा? 1, 1, 1 के माध्यम से लिखा जाएगा। तो किसी भी बाइनरी कोड को ज्ञात करने के लिए 2 का भाग देते हैं, और ये भाग संख्या हम तब तक देते हैं जब तक कि हमें 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर है 14वां क्वेश्चन कि ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है ग्राम समिति, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन है न्याय पंचायत। तो जो ग्राम सभा है, इस तरह ग्रामीण स्वशासन है कि सबसे निचले स्तर पर जो लोकतांत्रिक संगठन है, उसे क्या कहा जाएगा? ग्राम पंचायत कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित हैं। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग 15वां क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो जो वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक जो प्रविष्टि है, उसको संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो बेसिकली संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य जो पशु हैं और पक्षियों नामक जो प्रविष्टि है, को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, के द्वारा अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया था, है ना? इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा को वर्णित किया गया। तो 48 ए जोड़ा गया, और जो वन्य पशुओं एवं पक्षियों को इसमें संघ सूची से हटाकर, यानी सेंट्रल लिस्ट से हटाकर इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। 16वां जो क्वेश्चन है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बजट घाटा, दूसरा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, तीसरा ऑप्शन है राजस्व घाटा, चौथा ऑप्शन है प्राथमिक घाटा। तो जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तो ये है राजस्व घाटा, है ना? बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा क्या होता है? तो बजट घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये बजट घाटा होता है। राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार अपनी अ, जब सरकार अपनी वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होता है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है, तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। बजट घाटा में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियों को जो हम घटाते हैं, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को, तो हमें बजट घाटा मिलता है। सरकार के कुल व्यय में दोनों मद आते हैं, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। इसी प्रकार कुल प्राप्तियों में उक्त दोनों मदों से प्राप्त किया जाता है, यानी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों से ये प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, और चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो बेसिकली जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा है ये, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
ये 8 राज्य कौन-कौन से हैं? तो गुजरात है ना? गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, फिर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और सबसे लास्ट में है मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय से होकर गुजरती है। और जो कोलकाता है, जो कि 22 डिग्री 33 मिनट में 33 मिनट नॉर्थ में स्थित है, ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर है ना, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी भी है। गुजरात में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। फिर हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय जनता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है मोपला विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है वहाबी आंदोलन और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ आंदोलन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन को जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाले जो सेवर्स की संधि हुई थी, से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। संसार के अधिकांश मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते थे। इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। अब हम लोग 19वां क्वेश्चन देखेंगे आज का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। तो बिना किसी राग लपेट के आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद जो 40 है, ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान में जो राज्य की, और यह है कहाँ? ये डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा, ऐसा बात किया गया। तो राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उसे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आर्टिकल 40, और इसी के माध्यम से जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो कहीं न कहीं इसका जो प्रेरक तत्व था आर्टिकल 40 ही था। अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे, चौथा ऑप्शन है कलकत्ता। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे, याद रखिएगा। और कांग्रेस ने केवल दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था, है ना। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में ये हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 7 सितंबर से 1 सितंबर 1931 में हुआ था, और इसमें कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में ये हुआ था। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो पहले और तीसरे का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। अब जो सूची 1 है, सूची 2 को सूची 1 की सूची 2 से मिलाना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी इनका निकनेम था निराला। फिर है रघुपति सहाय इनका निकनेम क्या था? फिराक गोरखपुरी। फिर है बैद्यनाथ मिश्र, इनको नागार्जुन के नाम जाना जाता था। और धनपत राय श्रीवास्तव, इनको मुंशी प्रेमचंद इनको कहा जाता है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है जो रघुपति सहाय हैं, इनको फिराक गोरखपुरी कहा जाता है, तो बी का चौथा होगा। बैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम जाना जाता था, तो सी का तो होगा। तो अपना ऑप्शन इसमें सी हमारा सही होगा। अब है 22वां ऑप्शन, किसने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? पहला ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, दूसरा ऑप्शन है वेस्टन चर्चिल, तीसरा ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, चौथा ऑप्शन है बेवल। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भांति जो साम्राज्यवाद है वो दिवंगत हो चुका है। तृतीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन में संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ, तो साम्राज्यवादी विरोधी नीति अपनाते हुए लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने अपनी पार्टी को भारी बहुमत दिलाया। उन्होंने अपने संसदीय भाषण के दौरान कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद अब दिवंगत हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है? पहला ऑप्शन है केसी बेयर, दूसरा ऑप्शन है केटी साहब, तीसरा ऑप्शन है डी बस और चौथा ऑप्शन है मॉरिस जॉन। तो केटी
बेसिकली अर्थसंघ किसने कहा है, तो ये केसी बेयर ने कहा है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। अर्थसंघ किसने कहा है, केसी बेयर ने कहा है। बारोइंग फेडरलिज्म, बारोइंग फेडरलिज्म ये किसने कहा है, सॉरी बारगेनिंग फेडरलिज्म, बारगेनिंग फेडरलिज्म ये किसने कहा है, तो ये मोरिस जोन्स ने कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रैनविल ऑस्टिन ने दिया है। फिर है जो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो मोरिस जोन्स ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, केसी बेयर ये क्वाजी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर है जो फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये आइवर जेनिंग्स का कॉन्सेप्ट है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये ऑस्टिन का, ये है ना, ग्रैनविल ऑस्टिन का ये कॉन्सेप्ट। फिर है तो इसमें क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पहला ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन सत्येंद्र नाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ ठाकुर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली इनका क्या नाम था, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। तो भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, है ना, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर बेसिकली रविन्द्र नाथ ठाकुर के भाई थे, ये है ना, ये भी याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर रविन्द्र नाथ ठाकुर के भाई थे। अब है 25वां क्वेश्चन, तो राष्ट्रमंडल खेल दो जो कि 2026 में हुए, कुल कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25। तो इसमें बेसिकली 10 खेल विधाओं को शामिल किया गया, और ये उसका आयोजन कहाँ हुआ, तो यूके के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। इसमें कुल 10 खेल विधाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी, एथलेटिक्स थी, तैराकी थी, कलात्मक जिम्नास्टिक थी, ट्रैक साइकिलिंग थी, नेटबॉल थी, भारोत्तोलन था यानी वेट लिफ्टिंग था, फिर मुक्केबाजी, जूडो, लॉन बॉल्स और 3x3 बास्केटबॉल को भी इसमें शामिल किया गया। अब 26वां क्वेश्चन है हमें, जो 19वें एशियाई खेल सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाले देशों व उनकी कुल पदक संख्या के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं उसको बताना है। चीन ने 383 पदक जीते थे, सही है ये। जापान ने 188 पदक जीते, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया ने 190 पदक जीते, ये सही है। भारत ने 100 पदक जीते, ये गलत है, भारत ने 100 पदक नहीं जीते थे। तो बेसिकली जो 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, हांगझोउ चीन में इसका आयोजन हुआ था। भारत 28 स्वर्ण, 28 स्वर्ण यानी 28 गोल्ड, और फिर है 41, 28 गोल्ड भारत ने प्राप्त किए, फिर 38 सिल्वर मेडल भारत ने प्राप्त किए, और भारत ने 41 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 107, 100 नहीं 107 पदक भारत ने जीते, और चौथे स्थान पर भारत रहा था। और भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार इसमें भाग लिया था, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने इस बार पहली बार भाग लिया था, और महिला टीम ने भाग लिया था। तो पुरुष एवं महिला क्रिकेटर क्रिकेट खेल में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। तो बेसिकली 19वां जो, हाँ, तो इसमें भारतीय एवं जो भारतीय महिला है और क्रिकेट टीम है, और भारतीय जो पुरुष टीम है, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था। तो भारतीय क्रिकेट टीम पुरुषों की भी गई थी और महिलाओं की भी गई थी। अब है इसमें से हमें 27वां क्वेश्चन देखना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं। पहला ऑप्शन है वर्तमान में नाटो के महासचिव मार्क रूटे हैं। दूसरा ऑप्शन है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 को दुबई में हुआ। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। और चौथा ऑप्शन है भारत का पहला संविधान संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन डी गलत होगा, ऑप्शन डी गलत होगा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में यानी कुल के हरियाणा में हुआ है। ये केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री तंत्र प्रहार अर्जुन मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। इस यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई। और सोनीपत बट ऑब्वियस है कहाँ आता है, हरियाणा में आता है, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। फिर है 28वां क्वेश्चन, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने राज्यों या संघ शासित राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों पर वनावरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 25, और लास्ट में है 19। तो 19 राज्यों या संघ शासित राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर 33% से अधिक वनावरण है। 19 में से 8 राज्यों या संघ शासित राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र पर 75% से अधिक वनावरण है। 19 में से 8 जो संघ शासित राज्य हैं या राज्य हैं उनमें भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके 75% से अधिक वातावरण है, और 33% से ज्यादा कहाँ है, तो 19 राज्यों में। चैट जीटीपी को किसके द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है ओपन एआई, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रीटेंड, और चौथा ऑप्शन है टेस्ला। चैट जीटीपी को ओपन एआई ने
विकसित किया है। चैट जीटीपी का पूरा नाम क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। अब है लास्ट ऑप्शन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम जुर्माना जो राशि है कितनी? पहला ऑप्शन है 5 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1 करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 3 करोड़। तो अधिकतम राशि कितनी है? 1 करोड़ रुपए है अधिकतम राशि, ये याद रखिए। और अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है, आपको आजीवन कारावास भी हो सकती है अधिकतम सजा के रूप में। चलिए दोस्तों, ये हमारा सेट 8 यहाँ समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो सीरीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और इसमें अभी 7 सेट और हो गए हैं, तो जो नए व्यूअर हैं अगर वो और देखना चाहते हैं सातों सीरीज पीछे की, तो उसको भी देखने का आप प्रयास कर सकते हैं। और इसी चैनल पर जो घटनाचक्र समसामयिकी है उसके लिए थ्योरी सेक्शन के लिए थ्योरी की कंप्लीट थ्योरी का उसी बुक पर आधारित चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।